हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं है ना गणित का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, और ये इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों का इस तरह का है ना एमसीक्यू का एक सीरीज चलेगा ये चैनल में। ठीक है, तो इस चैनल में आप लोग बने रहिए और देखते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए। कंसेप्ट देखिए, हम एमसीक्यू सारा क्वेश्चन डिटेल में बताएंगे। ठीक है, एक एक करके ये बताने के बावजूद अगर यदि आप लोग को किसी को कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका कोशिश करेंगे कि आपको हम उसका जवाब दे पाएँ। और हाँ, एमसीक्यू में कंसेप्ट भी चाहिए और दूसरा चीज़ है कि ट्रिक। ठीक है, तो हम दोनों तरीका आप लोग को बताएंगे कि एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है, समय को कैसे बचाना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये आज लगातार अब चलेगा एमसीक्यू का, और सारा क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग का हिंदी में रहेगा और केवल मैथ का यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, मैथ का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम सीरीज बाय सीरीज मतलब आज लेके आए। इसी तरह से और भी वीडियो इसमें हम लेके आएंगे आप लोग के बीच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कह रहा है कि 156 जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा हुआ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को बताना है कि सही कौन वाला होगा। ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, 2 × 2 × 3 × 5। बी में भी दिया हुआ है इसी टाइप से, सी में भी नंबर का दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है। तो आप लोग अगर यदि गुणनखंड तो ऐसे नीचे क्लास सही पढ़े होंगे, है ना, 6 7 सही चल रहा है, उसके बावजूद अगर ये आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग गुणनखंड इसको इस टाइप से करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले हम लोग किससे भागा देंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर देखना है इकाई का अंक। इकाई का अंक का 6 है। 6 है तो सबसे पहले हम लोग को छोटा से जाना है। ठीक है, छोटा संख्या से बड़े संख्या की हो तो 2 से जाएगा, क्योंकि यहाँ सम संख्या है और सम संख्या है तो 2 से आराम से जाएगा। तो 2 7 14। ठीक है, और यहाँ एक जो बचा तो 1 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। 2 8 16। ठीक है, 1 2 हो गया। फिर यहाँ देख रहे हैं कि फिर यहाँ क्या है, सम संख्या है। फिर से हम लोग 2 से भागा दे सकते हैं। 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। ठीक है, 2 आ गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है, 9 जो है विषम संख्या है और विषम संख्या कभी भी 2 से भागा नहीं लगता है, आप लोग जानते होंगे। तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखते हैं। 3 से तो जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 3 3 कहीं 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, इसका क्या हो गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 13 का कहीं नाम निशान भी नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन वाला, यहाँ देखिए आप लोग, है ना, 2 2 है ना, 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13। तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। किसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7√5 कैसी संख्या है। ठीक है, पूछ रहा है कि कैसी संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, पहला परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक नहीं है और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बताते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, वैसा संख्या, वैसी सारी संख्याएं जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इसको याद कर लेते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं कि चलो नीचे 0 नहीं होगा, बस उसको समझ लेना है कि वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन 0 क्यों नहीं होगा ये बहुत बच्चे जानने का कोशिश भी नहीं करते हैं, बहुत सारे जगह बताया भी नहीं जाता है। तो हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि q जो है 0 क्यों नहीं होता है। अगर यदि 0 हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2
बटा जीरो। ठीक है, 2/0 है। अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 को हम लोग भागा देंगे किससे, 0 से। ठीक है, तो दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं बना हुआ है कि 0 से गुना करेंगे तो मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेंगे, यहाँ 3 भी ले लेंगे तो 3 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कभी भी 2 नहीं आएगा। मतलब आंसर बता ही नहीं सकते हैं क्या होगा एक लाइन में। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इस कंडीशन में अगर यदि ऐसा मिल जाए, नीचे 0 है ऐसे, तो उसका आंसर क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब ये परिभाषित है ही नहीं, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक, तो यहाँ पर परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो आप लोग को हम बता चुके हैं। ठीक है, तो सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो उदाहरण परिमेय संख्या का बहुत सारा उदाहरण में कुछ देते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हर जो है हर 0 है नहीं। ठीक है, तो ये सारा का सारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और परिमेय संख्या देखिए 2। अब पूछा जाए 2 परिमेय संख्या है, हाँ 2 भी है, तो आप बोलिएगा कि नहीं यहाँ तो हर दिख ही नहीं रहा है, क्यों तो दिख नहीं रहा है, नीचे होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब नहीं रहेगा तो कोई भी संख्या उसका नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, याद रखना है, 1 क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो ये भी आ गया ना p बाई क्यू ग्रुप में, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं, जैसे यहाँ पर मान के चलते हैं, जैसे 1.01, 001, 0001 चलते जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी अंत नहीं है, तो कोई भी नहीं अंत है तो इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसे रहता, देखा जाए ऐसे 2.3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, दशमलव हटा के एक अंक के, है ना, एक अंक के पहले थोड़ा सा, जैसे 2.3 है। ठीक है, तो दशमलव जो है कितना अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद है, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना 0 आएगा, 1 0 आएगा। ठीक है, तो आ गया ना p बाई क्यू के रूप में। इसको कैसे हम लोग क्यों व्यक्त कर पाए इस तरह से, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर रिपीट नहीं, अंत हो गया, कहने मतलब दशमलव के बाद एक फिक्स नंबर आ गया, उसके बाद कोई नंबर वैसा नहीं है जो बढ़ते जा रहा था अनंत तक। जैसे यहाँ बढ़ते जा रहा है, तो नीचे कितना 0 लेंगे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन इसको परिमेय संख्या बोलेंगे क्या, नहीं। ठीक है, इसका साधारण सा हम बता देते हैं अपरिमेय संख्या को, जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, वैसी संख्या जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सारा का सारा संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए हम कुछ उदाहरण देते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक उदाहरण दिए थे कि जिसमें अंत ना हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, अंत ना हो, अंत भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना है, अगर यदि रिपीट हो रहा होगा तो फिर वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान के चलिए 0.2222 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ये आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, ये आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे, इसको p बाई क्यू के रूप में पढ़े होंगे ना, कि क्वेश्चन दिया रहता था 0.3 पर जो रैकरिंग रहता था उसको क्या p बाई क्यू के रूप में लाना रहता था ना। ठीक है, तो उसी टाइप से इसको भी लिख सकते हैं, रिपीट कर रहा है मतलब 0.2। ठीक है, रैकरिंग लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ये p बाई क्यू रूप में आ सकता है, आराम से आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो इसलिए जब रिपीट करेगा उस केस में ये परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या, याद रखना है। कैसी संख्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन जब रिपीट नहीं करेगा और ना ही अंत होगा, बढ़ते जाएगा, जैसे ये वाला 0.1 है ना, 001 है ना, फिर 4 0 हो गया, फिर 1, फिर बढ़ते जा रहा है, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, याद रखना है। ठीक है, दूसरा चीज और पहचानने का नियम,
वैसा संख्या हो जिसका अंडर रूट में हो, ठीक है, अंडर रूट उसका खत्म ना हो। जैसे मान के चलते हैं कि √5 है, ठीक है, तो यहाँ रूट लगा हुआ है, अगर रूट हट जाता है, ठीक है, अगर वैसा संख्या जिसमें रूट लगा हुआ है और उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है तो उस केस में वो परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे 4 √4, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर ये जो है ये परिमेय संख्या, भले रूट में है लेकिन है क्या, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर √5 है तो √5 का हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू निकलता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या है? अपरिमेय संख्या। जिसका एक्यूरेट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है, तो जितना भी नंबर है, ठीक है, जितना भी नंबर है चाहे वो ऋणात्मक हो, ठीक है, धनात्मक हो, ठीक है, या फिर भिन्न के रूप में हो, ठीक है, जितना भी दशमलव के रूप में हो, सारा का सारा परिमेय हो अपरिमेय हो, सारा का सारा किसमें आएगा, ऋणात्मक हो गया, ठीक है, धनात्मक संख्या हो गया, ठीक है, भिन्न के रूप में भी रह सकता है, ठीक है, दशमलव, ठीक है, पूर्णांक, सारा का सारा जितना भी है सब किसमें आएगा, ये वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है, वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल के थ्रू बताएं थोड़ा, है ना। तो जैसे 2 हो गया, ठीक है, -7 हो गया, 0.2 हो गया, 7/3 हो गया, √3 हो गया, ये सारा का सारा जो है वो वास्तविक संख्या में आएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में क्या दिया, वास्तविक नहीं, ठीक है, तो वास्तविक संख्या में सारा नंबर आ जाएगा जितना भी है, ठीक है। इसमें और भी ऊपर होता है कुछ कुछ संख्या जो वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ये आप लोग को पढ़ना नहीं है फिर भी हम जानकारी के लिए बता दें। जैसे -√4 ये वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि ये क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है। तो ये केवल हम जानकारी के लिए बता दिए कि सारा संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या नहीं होता है। किस तरह का संख्या नहीं होगा, वैसा सारा संख्या जिसका अंडर रूट वो नेगेटिव में हो तो वास्तविक संख्या नहीं होता, बस इतना याद रखना है। और ऐसा नंबर आप लोग को नहीं पूछेगा क्योंकि आप लोग 10th में हैं तो 10th से रिलेटेड नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो वास्तविक संख्या अभी आप लोग फिलहाल याद रखिए कि वास्तविक संख्या 10th लेवल तक जितना भी आप लोग संख्या पढ़े हैं सारा संख्या आएगा, ठीक है, इतना समझ लीजिए। 10th लेवल तक आप लोग जो अभी पढ़े हैं जितना संख्या भी पढ़े सारा का सारा वास्तविक में आएगा, चाहे परिमेय हो, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो, सारा दशमलव हो, सारा आ जाएगा वास्तविक संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा वास्तविक नहीं, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए क्या है, 7√5, 7√5। तो अभी बता चुके हैं कि √5 जो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये परिमेय तो नहीं होगा। परिमेय कब होता है, जब इसको एग्जैक्ट हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है। तो ये परिमेय नहीं होगा, तो होगा क्या, अपरिमेय, ठीक है। वास्तविक नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब ये गलत है क्योंकि वास्तविक है। ये बोले थे ना कि इसमें सारा रूट वाला भी आता है वास्तविक में, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या है इसलिए वास्तविक नहीं, गलत है, परिमेय तो होगा ही नहीं, ठीक है। इनमें से कोई तो गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है रैखिक समीकरण युग असंगत है तो आलेख की रेखाएं, मतलब रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। रैखिक समीकरण समझ में आता है सबसे पहले, तो थोड़ा सा हम रैखिक समीकरण का बात कर लेते हैं। रैखिक समीकरण जो है उसका 2 तरह का होता है। रैखिक समीकरण एक चर में भी होता है और 2 चर में भी होता है। तो आप लोगों को 10वां क्लास में रैखिक समीकरण जो है वो 2 चर वाला पढ़ना है। तो रैखिक समीकरण 2 चर में कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, उसका थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, +c = क्या, ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। और इसमें कितना चर आ रहा है, चर पद कितना है, 2 है, ये दोनों चर पद है, और ये क्या है, अचर पद है, ठीक है। तो ये रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। कितना चर का, 2 चर का। तो वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, ये युग्म नहीं है, सिंगल है, और भी एक होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, तो असंगत कहने का मतलब उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। असंगत कहने का मतलब क्या हो गया, उसका कोई भी हल नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको भी बताना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में, तब ये अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। रैखिक समीकरण मान के चलते हैं कि 2 रैखिक समीकरण का जो युग्म है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या, 0, ठीक हो गया। रैखिक समीकरण का एक युग्म हो गया। अब कब संगत होगा कब असंगत होगा, इसका भी नियम है, बता रहा हूं। तो देखा जाए तो जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 जब होगा तो इस केस में क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। कैसा होगा इसका, संगत। आलेख की रेखाएं क्या होगा, संगत होगा, है ना। तो समीकरण युग्म का जो सॉल्यूशन जो है क्या होगा, संगत होगा, संगत। और जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, और हाँ संगत होने के साथ साथ इसमें कितना हल होगा, कितना हल होगा, इस तरह का कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर कितना हल होगा, तो यहाँ याद रखना अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल कहने का मतलब हो गया कि इस तरह का जब कंडीशन मिल जाएगा तो ये जो रैखिक समीकरण है इसका केवल एक ही हल होगा, मतलब x का भी एक ही मान होगा और y का भी केवल एक ही मान होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कंडीशन का, ये सब याद रखना, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा कि ये कैसा होगा, तो ये भी संगत होगा, ठीक है। रैखिक युग्म कैसे होगा, संगत होगा। अब इसका हल होगा, तो हल के बारे में क्या होगा, अनेक हल, ठीक है। अनेक हल कहने का मतलब समझा है, इसका अपरिमित रूप से बहुत सारा हल होगा, मतलब x और y का जो यहाँ मान जो रहेगा बहुत सारा होगा, जो इस रैखिक युग्म को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, इसको मिटा लेते हैं। तीसरा में a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 जब होगा तो उस केस में रैखिक युग्म जो है वो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। असंगत मतलब इस केस में कोई भी हल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो अब यहाँ तो संगत असंगत समझ गए आप लोग। अब यहाँ बात करना है आलेख का। आलेख मतलब जो हम लोग ग्राफ जो पेपर में जो बनाते हैं, ग्राफ पेपर में जो उसको दिखाते हैं, ठीक है, रेखा खींच के, ठीक, जो समीकरण दिया हुआ रहता है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि उसका आलेख जो है, ठीक है, किसका आलेख, रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं, आलेख की रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, संपाती होगी, प्रतिच्छेदी होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले रेखा के बारे में थोड़ा सा बता दें कि समांतर रेखा किस तरह का रेखा को बोला जाता है, तो वैसी रेखा है जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हूँ, जैसे ये रेखा ध्यान दीजिए, समांतर रेखा है। इसको हम इधर से बढ़ाएं या फिर इधर से बढ़ाएं, कभी भी एक दूसरे को वो नहीं काटेंगी। तो ये रेखाएं कैसा है, ये रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं तो आप लोग पढ़े भी होंगे, समझ गए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है इसमें संपाति में। समांतर रेखा तो समझ में आ रहा है, संपाति क्या होता है, तो संपाति रेखा ऐसा रेखा को बोलेंगे जिसमें दोनों का दोनों जो लाइन जो होगा, रेखाएं जो होगा एक ही लाइन में लाइज करेगा, एक ही लाइन में उपस्थित होगा, ठीक है। तो वैसा रेखा क्या कहलाएगा, संपाति। और तीसरा है प्रतिच्छेदी, नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटेगा, इस टाइप से,
इस टाइप से। जब हम लोग आलेख बनाएंगे ना तो ग्राफ में कुछ इस टाइप से रेखा बनेगा जो एक दूसरे को एक बिंदु पर कटेगा। ठीक है, तो ये रेखा समझ में आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि जब असंगत होगा, रैखिक समीकरण युग असंगत है तो आलेख किस प्रकार का बनेगा, आलेख की रेखाएं किस प्रकार की होगी, समांतर होगी, संपाती होगी। तो अभी बताए थे पहला वाला में कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ क्या था, संगत था। ठीक है, रैखिक युग्म कैसा था, संगत। तो जब संगत होगा और ये कंडीशन जब आ जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आलेख जो बनेगा, ठीक है, रेखाएं कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। कैसा रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, याद रखना है। ठीक है, इस केस में प्रतिच्छेदी मतलब जब संगत होगा और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में क्या था, ये भी संगत था, और जब संगत था तो इसका रेखा इसका किस तरह से बनेगा, हो प्रतिच्छेदी। इसमें क्या होगा, इसमें भी संगत होगा और इसमें कैसा बनेगा, तो इसमें होगा संपाती, मतलब दोनों एक ही रेखा होगा। और तीसरा कंडीशन इसमें याद रखना, थर्ड कंडीशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो, c1/c2। इस केस में क्या होगा, तो युग्म जो होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। ठीक है, तो जब असंगत होगा तो कब होगा, जब असंगत होगा तो रेखाएं कैसी होगी, याद रखना है, जब असंगत होगा तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, जब हम लोग